Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our social studies book of class 6th in this video, and as you know we are studying political science part of this book in these days. इन दिनों हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी इस बुक की पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट है उसका फर्स्ट लेसन, एंड विच इज अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, और जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी यानी विविधता को समझें। अपने देश में कितनी ही प्रकार की विविधताएं पाई जाती है, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग प्रकार की जो ज्योग्राफिकल सिचुएशंस हैं, कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर रेगिस्तान हैं, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर मैदान हैं। तो ये अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो ज्योग्राफिकल सिचुएशंस है देश के अंदर, उसके कारण से कई चीज़ों पर इसका प्रभाव पड़ता है। वहाँ हर एक जगह की कल्चर पर, वहाँ के खान पान पर, वहाँ की रहन सहन पर, वहाँ के मकानों पर, और इसके कारण से बहुत सारी चीज़ों में डाइवर्सिटी पाई जाती है यानी विविधता पाई जाती है। तो हम लोग इसमें अलग अलग प्रकार की विविधताओं के बारे में पढ़ रहे हैं। वी हैव कंप्लीटेड 2 पार्ट ऑफ दिस लेसन। हम लोग 2 पार्ट इस लेसन के कंप्लीट कर चुके हैं, एंड टुडेज वीडियो इज द 3rd वीडियो ऑफ दिस लेसन। आज का ये वीडियो तीसरा वीडियो है इस लेसन का, एंड वी हैव स्टडीड द प्रीवियस पार्ट ऑफ द लेसन इन अवर यस्टरडेज वीडियो। कल के वीडियो में ही अपन ने जस्ट इस लेसन का पिछला पार्ट पढ़ा है, और जिसमें हमने लद्दाख के बारे में हम पढ़ रहे थे कि लद्दाख में किस प्रकार से लोग रहते हैं, वहाँ की जीवनचर्या क्या है, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने वहाँ के बारे में पढ़ा कि वहाँ के लोग शीप यानी भेड़ें और गोट्स वहाँ के लोग पालते हैं, और ये एनिमल हस्बेंड्री जिसको कहते हैं, पशुपालन, इसको वो करते हैं। और वहाँ पर वहाँ की जो गोट्स होती हैं यानी बकरियां होती है, उनमें एक स्पेशल टाइप की वूल वहाँ प्रोडक्शन में होती है, यानी उत्पादन होता है स्पेशल टाइप की वूल का, जिसको पश्मीना वूल कहते हैं। और वो जो पश्मीना वूल है उससे पश्मीना शॉल्स बनती है, जो कि बहुत ही कॉस्टली बेची जाती है। तो ये एक वहाँ का मुख्य व्यवसाय है लद्दाख का। और अब हम वहाँ के धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं आज, कि किस टाइप की जो आध्यात्मिक या जो रिलीजियस थॉट्स हैं लोगों के, वहाँ पर लोग रखते हैं, कैसे आध्यात्मिक विचार या किन धर्मों से वहाँ पर लोग प्रभावित है। लेट्स स्टार्ट द पार्ट 3rd ऑफ दिस लेसन। आइए शुरू करते हैं इस लेसन का तीसरा पार्ट। बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत वाया लद्दाख। देखिए, बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म, जिसको आज हम बौद्ध धर्म कहते हैं। दुनिया के अनेक देशों में बुद्धिज्म लोग बुद्धिज्म को स्वीकार करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। ये यहाँ तक कि जापान में, चाइना में बहुत बड़े पॉपुलेशन है जो बुद्धिज्म को फॉलो करती है। ये बुद्धिज्म कहाँ से निकला? तो भारत में जो महात्मा बुद्ध हुए हैं उन्हीं ने बुद्धिज्म की स्टार्टिंग की थी। उनके जो विचार हैं महात्मा बुद्ध के, उसी को बुद्धिज्म कहते हैं। चीन में बुद्धिज्म बहुत बड़े पैमाने पर लोग मानते हैं, इसको फॉलो करते हैं। तो ये तिब्बत जो अपना पड़ोसी देश है आज, जिस पर चीन ने कब्जा कर रखा है, अपना भारत का पड़ोसी देश है तिब्बत, और अभी चीन की अंडर ट्रैकिंग में है, चीन ने उसको कब्जा में ले रखा है। तो वहाँ के लोग लेकिन अपने आप को चीन का पार्ट नहीं मानते, वो अपने आप को एक फ्रीडम वाला देश मानते हैं, यानी स्वतंत्रता वाला देश मानते हैं। वही तिब्बत जो है, वहां पर बुद्धिज्म कैसे पहुंचा? तो वो लद्दाख के थ्रू पहुंचा। वहां पर बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत, बुद्धिज्म पहुंचा तिब्बत में वाया लद्दाख। लद्दाख इज आल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। लद्दाख को लिटिल तिब्बत यानी छोटा तिब्बत भी कहते हैं। तिब्बत में आपको बता चुका हूं, तिब्बत एक्चुअली भारत का पड़ोसी देश था पहले, जो आज चीन के कब्जे में है। तो तिब्बत को यानी लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन। इस्लाम जो है, देखिए बुद्धिज्म की बात हमने पढ़ ली कि बुद्धिज्म जो है
वो तिब्बत लद्दाख के थ्रू तिब्बत में पहुंचा, फिर आगे चीन में भी पहुंचा। अब बात करते हैं हम इस्लाम की। मुस्लिम धर्म जो है, इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड, इस्लाम जो था उससे परिचय हुआ इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में मोर देन 400 ईयर्स, यानी 400 वर्ष से भी पहले से, 400 वर्ष से भी ज्यादा का जो समय है तब से यहाँ पर इस्लाम का परिचय हुआ है। एगो एंड देयर इज ए सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर, और यहाँ पर सिग्निफिकेंट यानी प्रमुखता से मुस्लिम आबादी यहाँ पर है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है प्रभावी या महत्वपूर्ण मुस्लिम आबादी, पॉपुलेशन यहाँ पर है, यानी कि काफी मात्रा में यहाँ पर मुस्लिम लोग भी रहते हैं। लद्दाख हैज ए वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन, लद्दाख में एक बहुत ही समृद्ध मौखिक परंपरा है, यानी कुछ लिखित परंपराएं होती है, अलग अलग प्रकार की परंपराएं होती है, उसमें से ओरल जो ट्रेडिशन है यानी मौखिक कुछ परंपराएं हैं, किस चीज की, ऑफ सॉन्ग्स एंड पोइम्स, गानों और कविताओं की, गानों और गीतों और कविताओं की जो एक ओरल ट्रेडिशन लद्दाख में है, गाए जाते हैं। वहां पर बहुत सारी कविताएं और गीत वहां पर गाए जाते हैं। लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतियन नेशनल एपिक, तिब्बत का जो राष्ट्रीय एपिक का मतलब होता है महाकाव्य, जैसे भारत में अपने महाकाव्य रामायण को और महाभारत को माना जाता है, ऐसे ही तिब्बत का जो राष्ट्रीय महाकाव्य है जिसका नाम है केसर सागा। लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतियन नेशनल एपिक, तिब्बत का जो राष्ट्रीय महाकाव्य, तिब्बत क्या है मैंने बता चुका हूं मैं आपको, भारत का पड़ोसी देश है तिब्बत, जो कि अभी चीन के कब्जे में है। तो तिब्बत का जो राष्ट्रीय महाकाव्य है, महाकाव्य यानी जिसमें कविताएं और इस तरह की चीज लिखी रहती है और बड़ा ग्रंथ होता है, उसको महाकाव्य कहते हैं। उसका लोकल वर्जन यानी उसको फिर लोकल तरीके से उसको कन्वर्ट करके लिखा हुआ है, ऐसा एक लोकल वर्जन भी उसका बनाया हुआ है केसर सागा का। लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक यानी तिब्बत का राष्ट्रीय महाकाव्य द केसर सागा, उसका लोकल वर्जन आर परफॉर्म्ड, उसको परफॉर्म किया जाता है, उसको कार्यान्वित किया जाता है, एंड संग और गाया जाता है बाई बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट्स। वहां पर जो मुस्लिम लोग रहते हैं तिब्बत लद्दाख में और बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले और इस्लाम को मानने वाले, दोनों ही ये जो तिब्बत का राष्ट्रीय एपिक है, महाकाव्य है केसर सागा, उसका जो लोकल वर्जन इन्होंने बना रखा है लद्दाख में, उसको ये गाते हैं और परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है, देखिए ये लद्दाख से रिलेटेड लग रहा है मुझे। वुमन वीविंग ए पश्मीना शॉल, देखिए ये औरत जो है वो पश्मीना शॉल को बुन रही है हाथ से, हैंडलूम कहते हैं इसको, हाथ से जब चीजें बुनी जाती है। पश्मीना के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि लद्दाख में जो गोट्स होती है, बकरियां होती है, वो पश्मीना ऊन वहां उससे प्राप्त होती है। ये यहाँ तक का जो अपन ने डिस्क्रिप्शन पढ़ा है वो लद्दाख के बारे में पढ़ा है। एक्चुअली हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी के बारे में, विविधता के बारे में, कि किस तरह से अलग अलग प्रकार के क्षेत्र भारत में हैं, किस तरह से विविधताएं हैं। तो इसी संदर्भ में यानी कि हम विविधताएं देख रहे हैं इंडिया में, किस किस तरह की विविधताएं हैं, डाइवर्सिटी हैं। तो हमने इसी क्रम में एक जगह के बारे में पढ़ा, लद्दाख के बारे में। अब यहाँ पर हम दूसरी जगह के बारे में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो कि है केरला। लद्दाख आ गया एकदम नॉर्थ में, यानी भारत के मैप में, इंडिया के मैप में अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर की तरफ जम्मू कश्मीर है, उसके पास में उसके नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर के पास ही मान लीजिए आप, यानी उत्तर भारत में नॉर्थ में, एकदम नॉर्थ में ये लद्दाख है जिसके बारे में हमने पढ़ा है अभी। और अब जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं केरला, ये एकदम नीचे की तरफ है, एकदम नीचे। आप साउथ इंडिया में आप देखेंगे तो नीचे ही नीचे आपको छोटा सा एक स्टेट दिखाई देगा, और आपने देखा भी होगा इंडिया के मैप में। तो दोनों एकदम अपोजिट डायरेक्शन में है। लद्दाख के बारे में जिसके बारे में पढ़ा वो एकदम नॉर्थ में है, यानी ऊपर ही ऊपर, और जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे केरला, ये एकदम साउथ में है, दक्षिणी हिस्से में। केरला इज ए स्टेट, केरला एक राज्य है इन द साउथ वेस्ट
यानी दक्षिणी पश्चिमी कॉर्नर ऑफ इंडिया, भारत के दक्षिणी पश्चिमी कॉर्नर में, यानी नीचे की तरफ अगर अपन जाएंगे इंडिया के मैप में, तो उसमें फिर थोड़ा सा वेस्ट की तरफ अपन डाइवर्ट होंगे तो केरला रहता है। केरला आप देख भी सकते हैं। ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, लद्दाख भी आप मैप में देखना, इंडिया के मैप में लद्दाख कहाँ है, केरला कहाँ है, ये देखना चाहिए आपको। तो ये साउथ वेस्ट कॉर्नर में है इंडिया के, ये जो स्टेट है भारत में। इट इज सराउंडेड बाय द सी, ये समुद्र से घिरा हुआ है ऑन वन साइड। इसकी जो वेस्ट साइड है यानी पश्चिमी जो साइड है वो ये अरेबियन सी वहां पर है, अरब सागर इसके तट पर, अरब सागर के तट पर है केरला। एक साइड में तो इसके सी है यानी समुद्र है, अरब सागर जिसको अरेबियन सी कहते हैं, और एंड हिल्स ऑन द अदर, और दूसरी साइड में इसके पहाड़ियां हैं, हिल्स हैं। वन साइड में तो इसके अरेबियन सी है और सेकंड साइड में इसके हिल्स हैं। ए नंबर ऑफ स्पाइसेज, बहुत सारे मसाले, स्पाइसेज यानी मसाले यहां पर पैदा होते हैं, लाइक पेपर यानी काली मिर्च, क्लोव यानी लौंग, एंड कार्डेमोम्स यानी इलायचियां, आर ग्रोन ऑन द हिल्स, ये पहाड़ियों पर उगाई जाती है। इट इज स्पाइसेज, ये मसाले ही हैं, दैट मेड दिस रीजन, जिन्होंने इस रीजन यानी इस क्षेत्र को बनाया है, एन अट्रैक्टिव प्लेस, एक आकर्षक स्थान। मसालों के कारण से यानी स्पाइसेज के कारण से ही ये जो केरला है वो एक अट्रैक्टिव प्लेस बना है, एक आकर्षक स्थान बना है फॉर ट्रेडर्स, व्यापारियों के लिए, टू कम हियर द फर्स्ट, सबसे पहले यहां आने के लिए। देखिए भारत में कई ऐसे लोग हैं, अभी हम पढ़ेंगे, जिन्होंने भारत में कदम रखा, सबसे पहले केरला में रखा, क्योंकि केरला जो है मसालों का उत्पादक शुरू से रहा है। तो भारतीय मसालों की धूम पूरी विश्व में रहती है, और पुराने समय में भी भारत से मसाले एक्सपोर्ट किए जाते थे, निर्यात किए जाते थे। केरला उसका सबसे बड़ा एक जगह था, इसलिए केरला शुरू से ही मसालों के लिए प्रसिद्ध रहा है। और ट्रेडर्स यानी व्यापारी इंडिया में, भारत में सबसे पहले आए, इसका कारण ये मसाले रहे हैं केरला के जो हैं। और द एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, अब देखिए क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा मसीह, एपोस्टल का मतलब है दूत, ईसा मसीह के दूत कौन, सेंट थॉमस नाम था। इज बिलीव्ड टू हैव कम हियर, माने जाते हैं यहां पर आए थे नियरली 2000 ईयर्स एगो, यानी ऐसा माना जाता है कि लगभग 2000 साल पहले ईसा मसीह के जो दूत हैं, क्राइस्ट एपोस्टिल ऑफ क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के एपोस्टिल यानी जो दूत है जिनका नाम था सेंट थॉमस, वो लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर आए थे। एंड ही इज क्रेडिटेड, और उनको ये श्रेय दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है, विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी, इस ईसाइयत को लाने का जो क्रेडिट है। केरला में ईसाई लोग, ईसाई की जनसंख्या बहुत अच्छी मात्रा में है, ईसाई धर्म को, क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग काफी हैं। तो उनको, इस सेंट थॉमस को, ये जब 2000 साल पहले यहाँ पर आए थे, तो उनको ये क्रेडिट दिया जाता है कि वो क्रिश्चियनिटी को ब्रिंगिंग यानी लेकर आए टू इंडिया, भारत में, यानी भारत में ईसाइयत का जो आगमन है वो यहाँ केरला से ही हुआ है। यानी सबसे पहले ईसाई अगर कोई आया था भारत में तो वो केरला में उसने कदम रखा था, जिसका नाम था सेंट थॉमस। मैनी अरब ट्रेडर्स, बहुत सारे जो अरब व्यापारी हैं, अरबों का भी आक्रमण भी हुआ था और अरब व्यापारी के रूप में भी भारत में बहुत आए थे। ये हम अवर पास्ट वाली बुक, हमारा जो इस बुक का जो लेसन था जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा कि अरब जो व्यापारी थे, अरब जो लोग थे वो व्यापारी के रूप में भारत में आए और कुछ आक्रमण भी हुए, लेकिन व्यापारी के रूप में बड़े तौर पर अरबों ने भारत में एंटर किया था। मैनी अरब ट्रेडर्स यानी बहुत से अरब व्यापारी आल्सो केम एंड सेटल्ड डाउन आए और यहाँ पर बस गए, हियर यानी यहाँ पर,
इब्न बतूता, एक इब्न बतूता के बारे में भी पढ़ा था हमने आवर पास्ट वाले पोर्शन में। इब्न बतूता हु ट्रेवल्ड हियर, जिसने यहाँ पर यात्रा की, ए लिटिल लेस देन 700 ईयर्स एगो, यानी थोड़ी सी यहाँ पर यात्रा की थी 700 ईयर्स एगो, यानी 700 साल पहले। रोट ए ट्रेवलग इन विच, रोट ए ट्रेवलग यानी उन्होंने एक यात्रा वृत्तांत लिखा। इब्न बतूता ने लगभग 700 साल पहले यहाँ पर ट्रेवल किया, यात्रा की, और उन्होंने एक यात्रा वृत्तांत लिखा अपना। रोट ए ट्रेवलग यानी यात्रा वृत्तांत लिखा, इन विच जिसमें कि ही डेस्क्राइब्स, वे वर्णन करते हैं, द लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिम लोग जो यहाँ पर रहते थे उनके जीवन के बारे में, एंड सेज और कहते हैं, दैट यानी कि दे वर ए हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी, कि वो जो मुस्लिम लोग यहाँ पर रहते थे वो हाईली रेस्पेक्टेड यानी उच्च सम्मानित समुदाय था। उस समय उच्च सम्मानित समुदाय ऐसा माना जाता था मुस्लिम वर्ग को उस समय जब इब्न बतूता यहाँ पर आया था 700 साल पहले। द पोर्टुगीज यानी पुर्तगाली, पुर्तगाल के जो लोग थे वो पुर्तगाली कहलाते हैं। तो जो पोर्टुगीज डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया, पुर्तगालियों ने भारत तक का जो समुद्री रास्ते की जो खोज की थी, जो वास्को डी गामा था वो पुर्तगाली था, उसने भारत तक समुद्री रास्ते की जो खोज की थी। द पोर्टुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट, पुर्तगालियों ने समुद्र के रास्ते की खोज की थी, टू इंडिया यानी भारत तक। फ्रॉम यूरोप, यूरोप से लेके भारत तक के जो समुद्री रास्ते की खोज पुर्तगालियों ने की थी। व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड हिज शिप हियर, जब वास्को डी गामा ने अपना जहाज यहाँ पर लैंडेड यानी खड़ा किया, तो ये यहाँ पर वास्को डी गामा भी यहीं पर पहले आया था। तो ये बाहर के जो लोग भारत में आए हैं, जैसे अरब ले लो, भले ही आप पुर्तगालियों को ले लें, भले ही ईसाइयत का प्रवेश हुआ हो, ये सारे लगभग केरला से स्टार्ट होते हैं। तो ये हमें पता चलता है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेज, इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण, पीपल इन केरला, केरला में जो लोग हैं, प्रैक्टिस यानी वो पालन करते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स, कई प्रकार के धर्मों का वहाँ पर लोग पालन करते हैं, क्योंकि ईसाइयत भी सबसे पहले वहीं आई, मुस्लिम लोग भी वहाँ पर एंटर किया, पुर्तगाली जो लोग हैं उन्होंने भी अगर यूरोप से लेके इंडिया तक का जो सी रूट डिस्कवर किया था वो भी यहीं पर आकर के सबसे पहले वो एंटर हुए। तो कई रिलीजन्स के लोग वहाँ पर रहते हैं, कई रिलीजन्स को वहाँ के लोग प्रैक्टिस करते हैं। सच है, जैसे देखिए यहाँ पर नाम दिए हुए हैं किन किन रिलीजन के लोग वहाँ केरला में रहते हैं। जुडाइज्म का मतलब होता है यहूदी धर्म, इस्लाम का मतलब है मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म के लोग, क्रिश्चियनिटी यानी ईसाइयत, हिंदुइज्म यानी हिंदुत्व, एंड बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड लोग। तो इतने प्रकार के रिलीजन को प्रैक्टिस करने वाले लोग वहाँ पर रहते हैं। द फिशिंग नेट्स, वहाँ के जो मछली पकड़ने का भी काम वहाँ पर काफ़ी होता है, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा है वन जो साइड है केरला की वो अरेबियन सी से टच करती है। अरेबियन सी के कोस्ट पर है ये केरला, उसके तट पर है। तो वहाँ के लोग मछली पकड़ते हैं, मछली उनके भोजन का मुख्य अवयव है, मुख्य वो कंटेंट है। तो मछली पकड़ने के लिए वहाँ के लोग जाल प्रयोग करते हैं। द फिशिंग नेट्स यानी मछली पकड़ने का, देखिए आप इस यहाँ पर एक कुछ चित्र भी दिया हुआ, देखो इस तरह से नंबर से मछलियों के जाल लगाए हुए हैं। चाइनीज फिशिंग नेट्स, ये चीन के फिशिंग नेट्स है, चीन में भी इसी तरह से फिशिंग नेट्स लगाते हैं और केरला में भी लगभग उसी तरह से पकड़ी जाती है मछलियां। तो यहाँ पर है द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर, यहाँ पर जो फिशिंग नेट्स यानी मछली पकड़ने के जो जाल यूज किए जाते हैं, लुक एग्जैक्टली, वो दिखाई देते हैं बिल्कुल ठीक वैसे ही, लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट्स, जो चीन में फिशिंग नेट्स यूज किए जाते हैं, चीन में जिस तरह की मछली पकड़ने के जाल प्रयोग किए जाते हैं, यहाँ केरला में भी उसी प्रकार के दिखने वाले फिशिंग नेट्स यूज किए जाते हैं। एंड आर कॉल्ड
चीना वाला, और इनको चीना वाला भी कहते हैं, यानी केरल में जो फिशिंग नेट्स यूज किए जाते हैं उसको चीना वाला कहते हैं, जो चीन से रिलेटेड हो जाता है। इवन द यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर फ्राइंग, यहाँ तक कि जो यूटेंसिल्स यानी बर्तन हैं जो कि फ्राइंग यानी तलने के लिए यूज किए जाते हैं चीजों को, इज कॉल्ड द चीना चाटी। चीना चाटी कहते हैं जिस बर्तन में वो चीजों को तलते हैं, फ्राई करते हैं, उसको बर्तन को भी वो केरला वाले चीना चाटी कहते हैं। तो चीन से बड़े शब्द जुड़े हुए हैं यहाँ पर। एंड इट इज बिलीव्ड, और ऐसा विश्वास किया जाता है, दैट द वर्ड चीना, चीन की जो शब्द है चीन, कुड हैव कम फ्रॉम चाइना, कि ये जो चीन वाला जो शब्द है जो कि केरला में चलता है, चीना वाला ले लो, चीना चाटी ले लो, तो ये जो चीन जो शब्द केरला में चलता है वो चाइना से आया है, हैव कम फ्रॉम चाइना, वो चाइना से आया है। द फर्टाइल लैंड, वहाँ की उपजाऊ जो धरती है केरला की, एंड क्लाइमेट, और जो जलवायु है वहाँ की, आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस, वो राइस यानी चावल उगाने के लिए सूटेड है, यानी उचित है, योग्य है। एंड ए मेजोरिटी ऑफ पीपल, और बड़ी संख्या में लोग, हियर यानी यहाँ पर, ईट यानी खाते हैं, राइस यानी चावल, फिश यानी मछली, एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर सब्जियां, चावल और मछली खाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आवर टाइम इज ओवर टुडे। आज हम इतना ही स्टडी करेंगे। वी विल स्टडी मोर अबाउट द केरला एंड सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। हम लोग केरला के बारे में भी और देश के कुछ अन्य भागों के बारे में भी पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। टिल दैट, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।